हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। 24 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आर्ट्स 1 एफ एचडी कोड का आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो। आर्ट्स 1 एचडी कोड का ये पेपर सेट है हिंदी का क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी आप ये निर्देश तो जानते ही हो, पहले से 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा। 20 मार्क का जो शुरू का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी उसका आंसर आपको ओएमआर पे देना होगा। और 50 मार्क का आपका वर्णनात्मक प्रश्न भी होगा जो संदर्भ व्याख्या से संबंधित है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने पहले ही चैप्टर में आप लोगों ने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल फेमस है। सेकंड क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। ओके, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रेखाचित्र, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र इनका काफी इंपॉर्टेंट रेखाचित्र विधा पे आधारित रचना है। उसके अलावा देखो ये जिंदगी मुस्कुराई और उसके अलावा बाजे पयलिया के घुघरू, ये जो दो रचनाएं हैं ये किसकी रचना है भाई? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की ये दो रचनाएं हैं। और इन दोनों रचनाओं के अलावा मैं आपको बता दूं, माटी हो गई सोना, आपने नाम सुना होगा, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, काफी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, माटी हो गई सोना, ये भी याद रखना। और इसके अलावा एक और रचना है इनकी कि क्षण बोले कण मुस्काए। तो ये चार रचनाएं मैंने जो बताया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये गांव के साथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी ये मतलब अगर याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो। प्रकाश चंद्रगुप्त के नाम से एक लेखक है, उनकी रचना है। उसके बाद चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न थर्ड नंबर, कोणार्क के रचनाकार है। कोणार्क ये रचना है, इसके रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर। तो देखो कोणार्क के रचनाकार आपके वो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न संख्या 4 हम लोग देख लेते हैं। ये चलो चांद पर चले के रचनाकार, भाई चलो चांद पे चलो काफी इंपॉर्टेंट रचना है। और किसकी रचना है? तो जयप्रकाश भारती जी की। जयप्रकाश भारती जी की और रचनाओं के बारे में बताऊं तो आपने सुना होगा अनंत आकाश, आपने सुना होगा अनंत आकाश। उसके अलावा अथाह सागर, ठीक है, अथाह सागर आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा चलो चांद पर चले, ये तो है ही। उसके अलावा हिमालय की पुकार, ये सारी की सारी रचनाएं जयप्रकाश भारती जी की है। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, तूफानों के बीच रचना की विधा है। ओके, तूफानों के बीच रचना की विधा हमें बताना है। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है या फिर रिपोर्टाज है। तो तूफानों के बीच ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रिपोर्टाज। ये रांघेय राघव जी का आपने नाम सुना होगा, रांघेय राघव जी का रिपोर्टाज विधा पे आधारित रचना है तूफानों के बीच। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 6 है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि केशव दास किस काल के कवि हैं। ओके, केशव दास आपके ये रीतिकालीन कवि है। आपने मतलब सुना होगा केशव दास, मतीराम, उसके अलावा केशव दास, मतीराम, कविदेव आपने नाम सुना होगा, ये सारे के सारे ठीक है रीतिकालीन कवि हैं। उसके अलावा चलो भूषण भी रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। भारत भारती के रचनाकार है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय द्वीप की समयावधि है। भारतीय द्वीप की समयावधि लगभग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच मानी जाती है। तो देखो ऑप्शन में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 1868 से, वही हुआ, कहीं कहीं 1868 दिया होता है, कहीं कहीं 1850, ठीक है, से 1900 ईस्वी तक लगभग। तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा प्रश्न संख्या 9 है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। देखो जो नहीं है वो बताना है। ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कमायनी या युगांत। देखो यहाँ पे कमायनी नहीं है, ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। ये किसकी है भाई? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो जो नहीं है वो बताना था, तो ये नहीं है। क्लियर? तो 9 का आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। देखो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का हमें नाम बताना है प्रश्न संख्या 10 में। तो देखो आपके यहाँ पे बिहारी लाल दिया है, तो बिहारी लाल जो है ये रीति सिद्ध कवि हैं। कौन से?
रीतिकालीन के, रीति जो सिद्ध काव्यधारा है उसके कवि हैं। अगर मैं केशवदास की बात करूं तो ये आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, ये रीतिबद्ध काव्यधारा कवि है। ये पद्माकर भी क्या है, ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। लेकिन वही घनानंद आपके रीति मुक्त, काफी रीति मुक्त के सबसे फेमस कवि हैं यही। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति मुक्त काव्यधारा कवि हैं तो घनानंद। ठीक, चलो उसके अलावा प्रश्न संख्या 11 देख सकते हो। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यहाँ पे देखो दुख की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका एक तरह से करुणा रस, मतलब करुण रस हो जाएगा, करुणा की बात की जा रही है तो करुण रस हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि ज्यों अखिनु सब देखई आंख न देखी जाही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हमें इस पंक्ति में प्रश्न संख्या जो 12 है इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखो डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए। प्रश्न संख्या 13 है कि सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती है। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है ये हमें बताना है, तो 11 मात्राएं होती है। उसके अलावा प्रश्न संख्या 14 है कि सुगम में प्रयुक्त उपसर्ग है, सु प्लस गम यानी सु उपसर्ग है। ठीक है, सु प्लस गम से ये मिलकर शब्द बना है सुगम, तो यहाँ सु आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 दिया, नौ रत्न में समास है, नौ रत्न यानी 9 रत्नों का समूह। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यह संख्यावाचक है, संख्यावाचक है। तो अगर संख्यावाचक है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा भाई, 9 रत्न यानी 9 रत्नों का समूह। तो भाई ये तो आपका यहाँ पे देखो, ये तो मतलब एक तरह से संख्यावाचक है तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, सिंपल, और यही दिया है। इसके अलावा देखो एक द्वंद्व समास भी होता है, जैसे ये माता पिता हो गया, माता पिता बीच में ये हाइफन वाले, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। लेकिन 9 रत्न यानी 9 रत्नों का समूह, ठीक है, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर। उसके अलावा देखो यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे आपका ये तत्पुरुष समास भी हो सकता है इसमें, लेकिन आप द्विगु पे ही क्लिक करना, चलो, क्योंकि ये साफ साफ संख्या बोधक है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। भू तो है ही, धरा है ही, वसुधा है ही, प्रसून नहीं है। ठीक है, तो डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन होगा। त्वाम शब्द में हमें विभक्ति एवं वचन बताना है, तो त्वाम में आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप होगा। सहतौते त्वाम होता है ना, सहतौते उसके बाद त्वाम, तो त्वाम आपका विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीय और एक वचन। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर अगर कह दे तो वो आपके 3। ठीक, चलो, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होंगे। प्रश्न संख्या 19 से कि कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। भाई कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 के लिए। प्रश्न संख्या 20 है कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, वे पद विकारी पद कहलाते हैं। ठीक है, वे पद कौन से होते हैं, विकारी। ये लिंग वचन कारक के आधार पे वाक्य में अलग अलग रूपों में मतलब मिलते हैं, तो ये विकारी पद। जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वो विकारी, और जिनके एक ही रूप हमेशा मिलते हैं वो अविकारी होते हैं। क्लियर। और अविकारी को आप ध्यान रखना अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 हो गया। अब हम लोग के ये 20 एमसीक्यू जो ओएमआर वाले हैं वो खत्म हो गए। अब चलो हम लोग ये खंड ब के अंतर्गत जो वर्णात्मक प्रश्न है इस पेपर सेट के, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक कर कर, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हो, पहला आप जानते हो गद्यांश रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा, अथवा में कर भी एक नीचे रहेगा, दोनों में से एक आपको करना होगा। मैं आपको दोनों करा देता हूं। देखो यहाँ जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है।
अब देखो शायद आपको ये पढ़ने से ना पता चला हो कि किस चैप्टर से है। आप क्योंकि इस चैप्टर को ध्यान नहीं देते हो, आपका एक चैप्टर है क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं, जिसको लिखा है किसने, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने, ठीक है। तो उनके इस मतलब इस ये चैप्टर से लिया गया है, बख्शी जी के चैप्टर से लिया गया है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी द्वारा जो लिखित है। तो अवतरण का यहाँ पे देखो पहला प्रश्न पूछा था कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो लिख दो कि प्रस्तुत अवतरण के अवतरण का पाठ या पाठ का नाम क्या लिखूं है और लेखक का नाम पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो ये जो रेखांकित अंश है आप इसकी व्याख्या करते रहना, इसको मैं नहीं कराता हूँ, आप बुक से देखकर करते रहना। और ये लेखक ने वर्तमान काल को सुधारक का काल क्यों कहा है, यहाँ पे पढ़ी रहे हो, आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पे लास्ट में। तो चलो मैं आगे चलता हूँ। अब देखो ये अथा वाला में कई बार मैं आपको करा चुका हूँ, ईर्ष्या आप देख सकते हो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये लिया गया है ये गद्यांश, तो इसको भी मैं छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा यह लिखित है। तो आप आसानी से इसके पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिख सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहने, ये तो काफी आसानी है, और यहाँ पे ये प्रश्न है, इसका उत्तर पढ़ोगे तो मिल जाएगा। आगे चलता हूँ मैं। प्रश्न संख्या इसमें अब सेकेंड आप जानते हो कि पद्यांश से संबंधित होता है, दो पद्यांश दिया होता है, उसमें से एक आपको करना होता है। तो देखो पहला पद्यांश आप देख सकते हो, मैया हो न चरयो गाय सिगरे ग्वाल गिरावत मौसौ मेरे पाई पिराई। अब देखो इसको पढ़ते आओगे तो यहाँ देखो सुर मिलेगा, सुर श्याम मेरऊ अति बालक मारत ताही रिगाई। अब देखो यहाँ पे सुर यहीं से पहचान सकते हो, या शुरू में ही ये साफ पहचाना जा सकता है, ये जो आपका सूरदास जी वाला चैप्टर है पद, उससे ये लिया गया है, ठीक। तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। इस प्रश्न में हमें पद्यांश में संदर्भ पूछा है और रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका अर्थ जानते हो तो आसानी से कर लोगे, अगर नहीं जानते हो तो पढ़ लेना, ठीक। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, आप पढ़कर उत्तर देते रहना। ये देखो कई बार ये भी मैं करा चुका हूँ, चाह नहीं मैं सुरबालव के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला बिंध्य प्यासी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमारी उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, ठीक। तो ये आपका पुष्प का अभिलाषा जो चैप्टर है ना, कौन सा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी ने, ठीक है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित जो चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, उससे है। तो इसको भी आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, जो भी प्रश्न पूछा है इसका उत्तर आप देते रहना। मैं आगे चलता हूँ। अगला थर्ड प्रश्न आपका जानते हो कि हिंदी में आपका जो संस्कृत वाला चैप्टर है उसमें आप हिंदी में जो संस्कृत वाले चैप्टर है वहां से यहाँ पे गद्यांश संबंधी दो प्रश्न पूछेगा और दो श्लोक संबंधी, श्लोकों को पद्यांश बोला गया है, और इनमें से एक एक का, जिससे जैसे यहाँ पे दो है तो इनमें से एक का आपको संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो देखो ये विश्व से अष्टता ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात आ गई, बार बार पढ़ोगे अस्माकम संस्कृति, बार बार हमारी संस्कृति की बात आएगी, तो यहाँ से पहचान सकते हो कि ये आपका जो भारतीय संस्कृति एक चैप्टर है, ठीक है, उससे ये गद्यांश लिया गया है। तो आसानी से इसका आप संदर्भ लिख दोगे और हिंदी अनुवाद जो भी है कर लेना, इसका 5 मार्क मिल जाएगा। नहीं आ रहा है हिंदी अनुवाद, आप बुक में देखकर अच्छे से समझ लेना। उसके बाद अथवा में देखो, ये ऊपर वाला नहीं करना चाहते हो तो नीचे वाला भी कर सकते हो। अब अथवा में क्या है, देखो ये चंद्रशेखर वाला जो चैप्टर है, देशभक्त चंद्रशेखर, वहां से ये लिया गया है, तो इसका भी आप संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद कर दोगे, तो दोनों में से कोई एक कर दोगे तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अब चलो यहाँ नीचे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दो यहाँ पे श्लोक दिया है, इनमें से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाला श्लोक है, ये देखो, ये आपका ऊपर वाला श्लोक है ना, ये आपका अंत्योक्ति विलास जो चैप्टर है उससे लिया गया है, और ये तो मैं कई बार आपको करा चुका हूँ। सार्थ पुरुषों मित्रम भार्या मित्रम गृहस्थ आतुरस्य विश्वम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यत, ये जो है ना आपका जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है, जीवन सूत्राणी वाला, उससे ये लिया गया श्लोक। तो दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ हिंदी में बात कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखो 5वां प्रश्न आप खंड काव्य संबंधित होगा, हर जिले का अलग अलग होता है, अपने जिले से संबंधित खंड काव्य आप याद कर लेना। यहाँ पे प्रश्न के 6 में क और ख दो प्रश्न रहेगा, 5-5 10 मार्क का आपका जीवन परिचय संबंधित। मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लेखकों का और नीचे आपका कवियों का। तो लेखकों में रामधारी सिंह दिनकर का, उसके अलावा शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और जयशंकर प्रसाद जी का, 3 लोगों का आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और मैं कवियों में कहता हूँ आपसे हमेशा कि भाई आप लोग दिनकर मतलब सॉरी तुलसीदास जी का,
उसके अलावा सूरदास जी का, महादेवी वर्मा का और एक किसी और का। कम से कम 4 लोगों का इसमें याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। एक सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या किसी एक और का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। मतलब इसमें कोई भी 4 याद करना और ऊपर वाले में 3। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न के साथ में आपको एक श्लोक लिखना होगा जिसका 2 मार्क मिलेगा, लिखते रहना। यहाँ पे आपको पत्र लिखना है, जो भी 2 टॉपिक यहाँ पे दिया रहेगा उसमें से एक पे आपको किसी पे पत्र लिखना होगा जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 4 ठे प्रश्न है, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। विद्या केन वर्धते, ठीक है, विद्या किससे बढ़ती है, तो भाई अभ्यासनेन वर्धते। चंद्रशेखर को आसित, चंद्रशेखर एक भारत वीर देशभक्त च आसित। 2 आसान आसान प्रश्न ये बीच में पूछा गया, इनका उत्तर मैं दे दिया, इसको और इसको छोड़ दिया। तो आप कोई भी आप मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, आपका मन। और अंत में ये प्रश्न आपका दिए गए टॉपिक जो भी हैं इनमें से एक टॉपिक को चूज कर इस पे आपको क्या लिखना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। और देखो यहाँ पे नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। इसके तहत देखो यहाँ पे एक फैक्ट मैं बताता हूँ। कहा गया था कि जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम आपने सुना होगा सबकी, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो इंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एनईपी में कहीं नहीं लिखा है कि बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, ठीक है। ये मैं क्या बताऊं, यूट्यूब पे इतना इसके बारे में गलत खबर फैला दिए थे लोग कि मैं क्या बताऊं। चलो छोड़ो। तो ये हम लोग का आप लिख सकते हो, जिस टॉपिक पे, यहाँ कई सारा टॉपिक दे रहेगा, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो उस पे निबंध, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार जो ये एचडी पेपर सेट था, इसका हमने सारा का सारा एक तरह से सॉल्यूशन इसका पूरा पूरा हमने कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार मैं कई पेपर सॉल्व कराया हूँ, आप जाकर चैनल पर उनकी वीडियो देखना और बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।